अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं हूं आपकी क्लास 9th की केमिस्ट्री टीचर। और टॉपिक जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक क्विक रिकैप से। हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन से, जिसमें हमने पढ़ा व्हाट इज़ साइंस, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, what are some disadvantages of chemistry, and branches of chemistry. In branches of chemistry, so far we have discussed 4 branches: physical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry, and biochemistry. In this lecture, we are going to study the remaining 4 branches, which are industrial chemistry, nuclear chemistry, environmental chemistry, and analytical chemistry. So सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के साथ। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडस्ट्री। अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री कवर करती है उन सारी एक्टिविटीज़ को जिसमें हम रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं। उस जगह को कहते हैं इंडस्ट्री। मीन्स इंडस्ट्री कवर्स द एक्टिविटीज़ related to the processing of raw materials into manufactured products, either for consumption or for use by other industries. For example, अगर बात करते हैं साबुन बनाने की, तो साबुन बनाने की इंडस्ट्री में साबुन किन किन केमिकल से मिलके बना है, उन सब की फॉर्मेशन और फिर उन केमिकल्स को मिला के किस तरह से साबुन बनाते हैं उसकी फॉर्मेशन, और फिर उस साबुन को किस तरह से आप डिफरेंट फ्लेवर्स और बाकी चीज़ें किस तरह से उसकी शेप्स चेंज करते हैं, वो सब आएगा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। चूँकि हर चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, हमारे जितने भी केमिकल्स हम इस्तेमाल करते हैं, आखिर वो सारे केमिकल्स कहीं पे बनते हैं, तो वो सारे केमिकल्स बनते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ chemical compounds on commercial scale is called as industrial chemistry. Commercial scale means making for the profit or intended to make profit, यानी कि हम कोई चीज़ इसलिए बनाएं कि हम उससे profit ले सकें और या फिर हम ख्वाहिश करें कि हमें उससे profit मिले। और commercial scale होता है हमेशा large scale, यानी कि हम उस चीज़ को बड़े पैमाने पे बनाते हैं, तो of course उसके लिए हमें बड़ी इंडस्ट्रीज, large equipments और ऐसी चीज़ें required होंगी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स कम्स इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। वो बेसिक केमिकल्स कौन से हो सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, हाइड्रोजन परऑक्साइड, कॉस्टिक सोडा विच इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सो ये हैं कुछ बेसिक केमिकल्स। इसके अलावा भी बहुत से केमिकल्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं फर्दर इंडस्ट्रीज़ के अंदर बाकी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोसेस्ड गुड्स प्रिपेयर करने के लिए। इन सारे केमिकल्स को हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको जब हम प्रोसेस करेंगे तो उससे हम कोई फाइनल फॉर्म में चीज़ बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। सो दीज रॉ मटेरियल्स दे आर यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल इन फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की, तो सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होगा फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में, जिसके अंदर फर्टिलाइजर्स बनते हैं जो कि फसलों के लिए काम आएंगे। सोप इंडस्ट्री जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, वो सोप इंडस्ट्री में इस्तेमाल होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर हमें बेशुमार केमिकल्स चाहिए जो कि टाई एंड डाई के लिए इस्तेमाल होंगे, जो कि पुराने रंगों को उतारने के लिए, नए रंगों को चढ़ाने के लिए इस्तेमाल होंगे। सो वो सारे केमिकल्स भी हमें मिलेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। हम वो सारे केमिकल्स बनाएंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। इसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जिसमें आ जाते हैं फर्टिलाइजर्स, पेंट्स एंड पेपर। ये सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं और वो रॉ मटेरियल बनता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। आगे बात करते हैं अनदर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की, विच इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। यस, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। Nuclear chemistry is a very sensitive area of chemistry. It's very dangerous for humans, animals and plants as well. अगर हम definition देखें nuclear chemistry की, so it is a branch of chemistry that deals with the radioactivity, nuclear processes and properties. Means radioactivity की study करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि what is radioactivity, तो इसको एक short way में समझते हैं। हर चीज़ एटम से मिलके बनी है हमारे इर्द गिर्द,
मादा, उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट इज एटम. Atoms of different elements are present, but some of the atoms, they are not stable. So unstable atoms, they try to release or emit energy to get stability, and they emit energy in the form of radiations, and we call this process as radioactivity. Yes, and those radiations, they are not beneficial for us all the time. These radiations are very dangerous for living tissues as well as for the other substances. But these radiations and this energy, this is very useful as well. In this branch of chemistry, we study radioactivity of different things and nuclear processes. Nuclear processes means that when an atom is releasing its energy, so what ways it is using to get stabilized. So it would be fission reaction, it would be fusion reaction, and other reactions. These are included in nuclear processes. And we study the properties of radioactive materials in nuclear chemistry. Atomic energy and its uses in our daily life, वो भी हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में. डेली लाइफ में हमारा यूज़ ये है कि अटोमिक एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में. Yes, the power plants, they work on nuclear power sometime. Nuclear power is the power which we gain from the radioactivity of different radioactive compounds. It also includes the study of the chemicals effects relating to the absorption of radiation within the animals, plants and other materials. मतलब जब radioactivity के नतीजे में radiations निकलती हैं तो वो animals, plants या फिर ह्यूमन बींग्स को किस किस वे में अफेक्ट कर सकती हैं, तो उस सारी बात की स्टडी भी आएगी किसमें, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में. इसके अलावा न्यूक्लियर केमिस्ट्री यूज़ होती है बनाने में एटम बॉम्ब्स और न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर भी. अगर हम इसके स्कोप की बात करें तो ये रेडिएशंस हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होती हैं. इन मेडिकल ट्रीटमेंट जिसको हम रेडियोथेरेपी कहते हैं, यूजुअली दीज रेडिएशंस आर यूज्ड फॉर स्पेशली ट्रीटिंग द कैंसर पेशेंट्स. इसके अलावा इसके यूजेस हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में, एंड एज वी हैव डिस्कस्ड इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स. यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर अपार्ट फ्रॉम बर्निंग कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, what we can do is we can use the nuclear reactions, and from those nuclear reaction we are going to get energy which is used to drive the power stations, and the power station is going to generate electricity for us. So this is very important use. अब बात करते हैं environmental chemistry की. I hope all of you know what is the meaning of environment. Environment basically is the surrounding. It is a natural world around us. It is our surrounding, and particularly the specific geographical area which is affected by human activity. उसको हम कहेंगे environment. जैसे हम अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारे इर्द गिर्द पाकिस्तान का environment है. सारा वो एरिया जो कि हमसे अफेक्ट हो रहा है, it would be our environment. अगर हम देखें definition की तरफ environmental chemistry की, so it is the branch of chemistry in which we study about the components of environment and the effect of human activities on the environment. मतलब कि हमारा environment किन किन चीज़ों से मिलके बना है और human activities जो है वो उन components को किस तरह से affect कर रही हैं. For example, अगर हमारे environment में एक particular amount of gases present है तो human activities उन gases की amount का, उनकी composition को up down कैसे कर रही है. इधर वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या फिर वो हमारे लिए डेंजरस है. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ह्यूमन एक्टिविटीज दे आर पोल्यूटिंग आवर एनवायरनमेंट. दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इज रिलेटेड टू द अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस एज वेल, लाइक बायोलॉजी which is study of living organisms. Since we are studying here the effect of human activity on the components of environment, so biology is also related. Geology means the study of the earth. Ecology, which is the study of ecosystem around us. Soil and water chemistry. So this branch of chemistry deals with the other branches of science as well. So it works in collaboration with the other things as well. अगर हम बात करें इसके स्कोप की, तो इसका स्कोप हर उस जगह होगा जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है. अगर हमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का अच्छा नॉलेज होगा, सो व्हाट वी कैन डू इज़ हमें अपने एनवायरनमेंट में होने वाले सारे केमिकल रिएक्शंस का पता होगा. सो व्हाट वी कैन डू बेटर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, वी कैन डू वाटर एंड सोइल प्रोटेक्शन,
एंड वी कैन गो फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट एज वेल। यस, हर वो चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक प्रॉब्लम है, हम उन सारी चीज़ों का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं अगर हम अच्छे से समझ लें कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बेसिकली कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और वो किस तरह से इंटरफेयर हो सकते हैं हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से। अब चलते हैं अपनी अगली केमिस्ट्री की ब्रांच की तरफ, विच इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। Maybe it's a new word for most of you. So let's have a look at the word analysis. This word analytical is derived from the word analysis. Analysis means the careful study of something to learn about its part. मतलब आप किसी चीज़ को डिटेल में स्टडी करें, वो किस किस चीज़ से बनी है और उसके एक पार्ट दूसरे पार्ट से किस तरह से रिलेटेड है, तो उसको हम कहेंगे एनालिसिस। मतलब किसी चीज़ की छानबीन करना अच्छे तरीके से। This is analysis. So in analytical chemistry, look at the definition. It is the branch of chemistry that deals with the separation and analysis of sample to identify its components. When we say sample, so sample could be anything. It could be a food sample, it could be a medicine sample, it could be your blood, it could be a sample of water, it could be a sample of soil, it could be a sample of anything. So sample means anything which you want to know the components or which you want to know the composition of it. So in analytical chemistry, you can analyze that if you're talking about this particular sample. For example, my sample is a cookie. So if I want to know what are the components of this cookie and how we can separate them, then it would be studied in analytical chemistry. Analytical chemistry में जो analysis है, it could be of two types. One is qualitative analysis and the other is quantitative analysis. Qualitative analysis is quite simple. In qualitative analysis, you just provide the identity of substance. मतलब कि क्या क्या substances उस चीज़ में present है. For example, let's take example of cookie again because I like cookies. So in cookies, the qualitative analysis would be that a cookie is made up of how many components and which components, just name them. For example, you can name it is having wheat in it, sugar in it, maybe chocolate in it, like this. So just identifying the substances is the qualitative analysis, that telling the composition of the chemical species, like what chemicals are present in this particular thing. But when we say quantitative analysis, so it determines the amount of each component present in the sample. Amount of each component. मतलब सिर्फ ये नहीं बताना कि कुकी में सिर्फ व्हीट और शुगर है. You have to tell कि if I'm talking about one cookie, तो उसके अंदर कितनी मिकदार में चीनी है और कितनी मिकदार में wheat है. So you need to tell each and everything in detail. So which one is better? Qualitative or quantitative? Quantitative analysis are more detailed analysis as compared to the qualitative analysis. और analytical chemistry में हम पढ़ते हैं techniques, किस तरह आप चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं. अब एक कुकी है, you and me, do you know how we can separate the components of a cookie? No, we need different techniques. So we learn techniques in this chemistry and instruments that you can use. Of course, you cannot separate the components of a cookie with your hand. You need some instruments. It is a very basic example. When we talk in chemistry, so basically we are taking examples of very, very unique compounds, very complex substances, very complex things. So you need a lot of techniques and instruments to study. अगर हम बात करें इसके स्कोप की, तो हर वो चीज़ जिसकी आपको कॉम्पोजिशन का पता लगाना है, जिसका आपने एनालिसिस करना है, उसकी स्टडी में इसका स्कोप होगा. लाइक इन फूड, आप देखते हैं एक फूड के पैकेज के पीछे सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है. इट कंटेन्स दिस ग्राम, दिस ग्राम. सो बेसिकली दिस इज बिकॉज ऑफ द एनालिटिकल केमिस्ट्री. वाटर का एनालिसिस हो सकता है. वाटर पोल्यूशन, वाटर के अंदर चेक करने के लिए कि उसके अंदर कितनी अमाउंट में सॉल्ट्स हैं, कितनी अमाउंट में सोडियम है, कितनी अमाउंट में पोटेशियम है, ये सारी चीज़ें, इसके लिए भी एनालिटिकल केमिस्ट्री रिक्वायर्ड. देन एनवायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस. क्लिनिकल एनालिसिस मीन्स anything which is related to direct medical treatment or testing of patients.
उस चीज़ के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्लिनिकल। तो एक बात तो तय हो गई कि ये कुछ ना कुछ डॉक्टरी से रिलेटेड बात है। सो क्लिनिकल एनालिसिस में हम करते हैं डिफरेंट चीज़ों को क्लिनिकली एनालाइज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पता लगाना है कि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है, तो हमें ऐसे तो पता नहीं लगेगा। सो व्हाट यू विल डू, यू विल टेक आउट योर ब्लड सैंपल और फिर हम भेजेंगे उसे किसी लैब के अंदर, और उसके अंदर उसका होगा क्लिनिकल एनालिसिस। और उस क्लिनिकल एनालिसिस में वो सबसे पहले बताएंगे कि इसके अंदर क्या 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 कंपोनेंट्स हैं और फिर उनकी अमाउंट क्या है, मींस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो ये हो गई इसकी बहुत 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्लिनिकल एनालिसिस एज वेल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने वाइंड अप किया विच वॉज ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, एंड इन दिस लेक्चर we have discussed in detail 4 branches of chemistry, which were industrial chemistry, nuclear chemistry, environmental chemistry and analytical chemistry. हम अपने आइंदा आने वाले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ बेसिक डेफिनेशंस। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।